नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे विस्तार का शोर, किसका चलेगा जोर। जी हां, मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के हैं, लिहाजा मोहन कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो रही है। मंत्री और विधायकों दोनों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में गुजरात फार्मूला भी लागू हो सकता है। इधर इन अटकलों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुट गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर विस्तार होता है तो किसकी किस्मत चमकेगी और किसका पत्ता कटेगा। और सीएम मोहन यादव का लगातार दिल्ली जाना कैसी विस्तार से जुड़ा हुआ है, आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे। लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। मोहन कैबिनेट के विस्तार की तैयारी, किस नेता की किस्मत चमकेगी। निगम मंडलों में नियुक्ति की चर्चा के बीच अब मोहन कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश में मोहन सरकार को बने 2 साल का वक्त होने को है, लिहाजा अब कैबिनेट विस्तार की चर्चा को बल मिलने लगा है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के साथ विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है और अगर प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू किया गया तो कई सीनियर विधायकों को दोबारा मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वही मंत्रिमंडल के कुछ सीनियर सदस्यों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अब इन अटकलों पर बीजेपी का क्या कहना है वो जान लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की और निगम मंडलों की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं सामूहिक निर्णय होते हैं। अभी हमारी जो टीम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है। हम सतत प्रदेश के विकास का काम कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा, जरूरत पड़ेगी कि प्रदेश के विकास में और लोगों को जोड़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो अपनी टीम का विस्तार भी करेंगे और निगम मंडल का काम भी करेंगे। भले ही बीजेपी इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विशेष अधिकार बताए, लेकिन जहां चिंगारी होती है वहीं तो धुआं उठता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे भी लगातार हो रहे हैं। खैर, निगम मंडलों के बीच मोहन कैबिनेट के विस्तार की अटकलों पर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और कई आरोप भी उसने लगाए हैं। चुनाव आयोग के भरोसे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होना है। ना सत्ता संभल रही है, ना संगठन संभल रहा है। लगातार जिस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है वो साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने अपने ही नेताओं से, अपने ही कार्यकर्ताओं से परेशान है। निगम मंडल में नियुक्तियों की देरी यही सब संदेश देती है। जिस तरीके से लंबे समय के बाद प्रदेश अध्यक्ष मिले, उसके बाद जिलाध्यक्षों में जिस तरीके से खींचतान रही और यही कहानी निरंतर चल रही है। मोहन कैबिनेट में 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल 4 मंत्रियों की जगह खाली है। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, बृजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। इन्हें जातीय समीकरण साधने के लिए बनाए गए मंत्रियों के कारण मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। अगर विस्तार हुआ तो इनको जगह दी जा सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ तो किसे मौका मिलता है और किसकी किस्मत चमकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। तो अभी एक लगातार खबरें ये भी हैं कि निगम मंडलों में नियुक्तियां होना है और अब मंत्रिमंडल विस्तार, और ये इसलिए भी क्योंकि पड़ोस के छत्तीसगढ़ की सरकार भी हमारे साथ साथ ही बनी थी बीजेपी की, लेकिन वह कई महीने हो चुके मंत्रिमंडल विस्तार। हालांकि राजस्थान में भी हमारे साथ साथ सरकार बनी थी बीजेपी की, लेकिन वहाँ भी सुगबुगाहटें इसी प्रकार की तेज है। अभी 5-6 दिन से लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री भी लगातार दिल्ली जा रहे हैं और मोहन यादव के तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक सप्ताह में 5-5 दिन दिल्ली के दौरे निकल रहे हैं। तो क्या उम्मीद माने कि मंत्रिमंडल विस्तार 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद मोहन यादव के, या पहले, या थोड़ा और इंतजार? नहीं, मुझे जो लग रहा है कि पहले ये जो चर्चाएं थी कि बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मैं समझता हूँ ये इसके आसपास ही होगा। हो सकता है दिसंबर में अगले महीने हो जाए या उसके आसपास हो जाए, या मुझे जो लग रहा है कि जनवरी से ज्यादा
आगे नहीं खींचेगा। और कुछ हो सकता है कुछ मंत्रियों के त्याग पत्र ले लें, किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी का और कुछ कारण है, तो 2-3 लोग यदि त्याग पत्र दे दे और 5-7 लोग आ जाएं, क्योंकि 4 जगह खाली है तो पूरी की पूरी, ऐसा मेरा अनुमान है कि चारों की चारों नहीं भरी जाएंगी, एक आध खाली रखी जाएगी। तो मैं समझता हूँ 2-3 लोग इस्तीफा दे दें और 5-7 लोग नए आ जाए तो फिर उसमें आश्चर्य नहीं होगा। तो लेकिन और लग रहा है जो आपको लोग, कोई इस्तीफा देगा, वो तो लिखवाया जाएगा और कहा जाएगा कि दे दिया है संगठन के हित में। अब वो ये देखिए, ये बात तो सही है कि कहा जाएगा और लिखा जाएगा, तो लेकिन कुल मिलाकर के अपन को लग रहा है कि कौन कौन दे सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों से भी हो सकता है और 1-2 और कारण है। तो 2-3 लोगों की चर्चा इस मामले में है कि उनके त्यागपत्र हो सकते हैं। जी। तो और जो नए लोग आएंगे, जो मुझे लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं एक आध व्यक्ति अवश्य होगा महाकौशल का, एक आध अवश्य व्यक्ति होगा बिंद का, और विदिशा जिले और इधर के कम से कम 2 हो सकते हैं, विदिशा जिले का और मध्य भारत मिला करके इधर के कम से कम 2 हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जनवरी से ज्यादा मुझे अब संभावना नहीं दिखती कि ये बात आगे बढ़ेगी। और निगम मंडलों का भी ये सुनने में आ रहा है कि सूची ऊंची शायद बन गई है, कुछ लोगों को बायोडाटा शायद मांग लिए हैं। जी। अब सच्चाई क्या है तो ये तो ब्रजेश जी ज्यादा सक्रिय हैं, वो ढंग से बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बायोडाटा मांग लिए गए हैं, ऐसी चर्चा है। और निगम मंडलों का भी मुझे लग रहा है कि हो जाएगा 2 दिसंबर तक, अगले महीने तक, इस महीने के आखिर तक या अगले महीने तक हो जाना चाहिए, ऐसी सुगबुगाहट तो है जी। लेकिन आपका भी लंबा एक्सपीरियंस है, तो कुछ हिंट की जो आप जिक्र कर रहे हैं कि विदिशा के 2 हो सकते हैं, महाकौशल के, अगर कुछ संकेत मिल जाए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, अब वो नाम अभी चैनल पर नाम लेना ठीक नहीं, अपन चर्चा कर लेंगे तो फिर इस पर बातचीत अब हो सकती है जी, अपन चर्चा अलग से कर लेंगे जी। जी जी। तो ब्रजेश जी, शर्मा जी ने संकेत दे दिए हैं, और आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का जोर जनजाति पर है, अभी हमने देखा 2 दिन पहले एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, तमाम सारी घोषणाएं की गई है, तो हो सकता है कि फिर जो इशारा है कि शायद छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से कमलेश शाह की लॉटरी खुल जाए। हालांकि विजय शाह का तो पार्टी कुछ कर नहीं पाई, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उनके विवादित बयान थे वो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हो सकता है इस बहाने कमलेश शाह की लॉटरी खुल जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, हो सकता है गुजरात फार्मूला अपनाया जाए कि सबके ले दिए जाएं इस्तीफे, फिर नए तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से तय हो गई है कि जो पैरामीटर हैं उन पर आकलन हो चुका है, मंत्रियों का, विधायकों का भी आकलन हुआ है। उसमें केंद्र की योजनाएं क्या हैं, राज्य की योजनाएं क्या हैं, आपने नवाचार क्या किया है, कितने सक्रिय हैं आप, वो तमाम चीज़ों पर बाकायदा मंथन हो चुका है, टेक रिकॉर्ड उनका पहुंच चुका है। और विधानसभा के अंदर और बाहर आपकी सक्रियता क्या है कि आप प्रभार के जिलों में हैं तो वहां आपकी सक्रियता क्या है। सिर्फ आप विधानसभा में अपनी विधानसभा बचाने के लिए सक्रिय हैं तो उससे भविष्य में पार्टी का भला नहीं होगा ना सरकार का भला होगा। हर हमने देखा है विधायक के या जो मंत्री बने हैं उनकी कोशिश रहती है कि अपने विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करें, लेकिन सिर्फ विधानसभा मजबूत करने से पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है क्या? आप यदि मंत्री हैं तो आपको पूरा प्रदेश देखना है, जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं वहाँ आपका क्या गणित है, अब आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से कार्यकर्ताओं कितने संतुष्ट हैं, ये तमाम पैरामीटरों पर उनको देखा गया है कि कौन कितना खरा उतर रहा है। और आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आदिवासी क्षेत्र से भी, तो आप देखिए कि अभी क्या है, सवर्ण वर्ग से सर्वाधिक हैं 12 मंत्री हैं, 9 मंत्री माफ कीजिए, ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री को लेकर 12 मंत्री हैं और बाकी SC ST से 5-5 हैं। तो ये संतुलन कहीं ना कहीं वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए जो वोट बैंक के हिसाब से, जिस तरह से आदिवासियों को साधने का जतन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, उन क्षेत्रों का विशेष फोकस किया जाएगा जहां पे कि पार्टी कमजोर है। आप देखिए बिहार चुनाव के बाद पार्टी किस चीज पर मंथन कर रही है, उसका स्ट्राइक रेट कितना मजबूत है, इसके बावजूद वो ये देख रही है कि उसके 10 से 12 क्यों हारे, जब इतनी लहर थी इसके बावजूद ऐसी परिस्थिति क्यों आई। बिल्कुल। तो अब यहाँ देखा जाएगा कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जिस तरह की शर्मा जी नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि हम सागर संभाग का एक उदाहरण ले लें, क्योंकि आजकल नेता सहनशील नहीं है ना, जल्दी बुरा मान जाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि सागर संभाग की हम बात कर लें तो क्या आपको लग रहा है कि जो खाटी बीजेपी के लोग थे और कांग्रेस के जो नेता है वहां से मंत्री बने हैं, गोविंद सिंह राजपूत, का तालमेल बैठ पा रहा है? इससे कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी जाती है कि भाई बाहर से आए आदमी को आपने बना दिया और फिर हमारी क्या स्थिति जो हम लगातार लड़ते रहें। तो वो परिस्थितियां देखी जाएंगी, कौन सबको साथ कर ले चल सकता है, किस परिस्थितियों में किसको क्या आधार बनाया जाए।
और हो सकता है कि इसमें ये क्योंकि अभी तो संभावना खुली तलवारबाजी कह सकते हो रही हाँ है। खुली तलवारबाजी हो रही है। तो आप देखिए जो शांति है, यदि दो लोगों में तलवारबाजी हो रही तो हो सकता है तीसरे की लाटरी खुल जाए। तीसरे से मेरा इशारा आप समझ ही रहोगे बिल्कुल। कि किस तरफ है, एक वरिष्ठता भी है और एक सबको साथ लेने के चलने की एक उनमें जो शैली है उनकी, तो उनको लाभ मिल सकता है। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की जा रही है कि जो नया मंत्रिमंडल होगा, विस्तार होगा, तो महिलाओं की भूमिका किस तरह से होगी। नई महिलाओं को मंत्रिमंडल में लेने पर विचार है जिनकी सक्रियता हो, क्योंकि महिला वोट बैंक जो है बीजेपी का एक तरह से एक पक्का वोट बैंक हो गया। लेकिन लता वानखेड़े को जिस तरीके से महामंत्री बनाया गया है नई टीम में हेमंत खंडेलवाल की, तो ऐसा लग रहा है ना कि सागर में प्रतिनिधित्व की गुंजाइश कुछ ज्यादा दिख रही है क्या? देखिए मनोज जी, क्योंकि जो आपने इशारा किया मैं हाँ, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। संगठन और सरकार की अलग चीज है कि संगठन एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कम से कम, क्योंकि वो सांसद भी है ना। हाँ सांसद भी है। तो आप देखिए कि वहां पे प्रतिनिधित्व की बात यदि हम करें तो जो बदलाव होगा तो क्या है, आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ बदलाव होगा तो बीजेपी के जो कोर बीजेपी के खाटिया, तुम सिंधिया के लोगों को भी बीजेपी का कह सकते हैं, तो क्या सिर्फ उनमें बदलाव होगा? सिंधिया जी के लोगों को भी बदलाव नहीं होगा कि भाई उनसे दूसरे नाम ले लिए जाएंगे। मान लीजिए कि आप प्रभुराम चौधरी जगह गोविंद सिंह राजपूत की जगह प्रभुराम चौधरी आ सकते हैं। हाँ एक नाम जरूर कह सकता हूं कि जिसमें बदलाव की संभावना उनका भी आधा दरवाजा तो बच गया, उनका बंद हो गया कि खिड़की बची, क्योंकि वो भी हेमंत खंडेलवाल की टीम में उनको ले लिया। तुलसीराम सिलावट की हम जैसे बात कर रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट का नाम रहेगा, उनकी देखें हम तो कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। विवाद की स्थिति कहाँ मिलने की मिलती? सागर में मिलती है। और एक आपको ग्वालियर चंबल में प्रद्युम्न सिंह तोमर को लेकर भी, उनकी भूमिका को लेकर भी बीजेपी में अच्छी राय नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस राय अच्छी नहीं होगी तो एक बैठ के बात होगी, चर्चा होगी, तो नए नाम लिए जाएंगे। नए नाम कौन आते हैं उधर से, और उनको भी मौका मिल जाएगा। ये संतुष्टि भी रहेगी सिंधिया जी को, भाई मैंने अपने तमाम लोगों को 2 साल आपने मंत्री रह लिए, अब बाकी के समय मंत्री, और ये कोई आखिरी विस्तार तो है ही नहीं है कि संशोधन होगा, आगे भी होगा। जब 2 साल में आप समीक्षा कर रहे हैं तो 1.5-2 साल बाद फिर आप समीक्षा करेंगे, क्योंकि फिर आपको चुनावी रणनीति के हिसाब से जाना पड़ेगा। हमने देखा पिछली बार की बात करें हम, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, अंतिम समय पे आपको बिंद का प्रतिनिधित्व देना ही पड़ा ना, आपको कुछ बदलाव करने ही पड़े। तब वो क्या समीकरण बैठेंगे चुनाव में, क्या नफा नुकसान को देखते हुए कि किसके मंत्रिमंडल में लेने से क्या फायदे हो सकते हैं, उस हिसाब से एक बदलाव और मैं देख रहा हूं कि संभावना है। यदि ये बदलाव होता है तो 2-2.5 साल बाद आपको फिर वो बदलाव देखने को मिलेगा, फिर वो चुनावी साल भी रहेगा ना। बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, हमने देखा कि अगर बिहार से भी बहुत कुछ हिंट मिलेगा कि मंत्रिमंडल कैसा हो सकता है, क्योंकि गुजरात में तो हमने देखा कि पहली बार के हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन हमारे राजेंद्र शुक्ला और देवड़ा जी की बात करें, जगदीश देवड़ा, तो दोनों आधा दर्जन बार के विधायक रह चुके हैं, पहले ही मंत्री रह चुके हैं। बिहार में हमने देखा कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी माना जा रहा है कि शायद एक ही रहेगा, दूसरे को उप मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। तो उस बिहार मंत्रिमंडल के बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी किन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, कि वो SC/ST के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, या नए चेहरों पर दाव लगाना चाह रही है, या पुराने चेहरों को संगठन में भेजना चाह रही है। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इस बार जो मध्य प्रदेश में विस्तार होगा, बिहार का प्रभाव बहुत ज्यादा मुझे इसमें पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि संगठनात्मक दृष्टि से उन्होंने जो समूह बनाए हुए हैं भाजपा ने, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है। संघ की दृष्टि से भी ये ग्रुप बना हुआ है, भाजपा की दृष्टि से भी जो आंतरिक जो ग्रुप बना हुआ है वो ये बना हुआ है। तो अगर होगी तो इन तीनों राज्यों की राजनीति लगभग एक सी होगी। मुझे जो लग रहा है कि ये जो विस्तार की जो संभावना दिख रही है, इसमें हो सकता है पुराने कोई आए, लेकिन इसमें अगर एक आध पहली बार का कोई विधायक हो, कोई महिला हो, कोई जनजातीय क्षेत्र से हो, अगर उसको ले लें तो वो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खास तौर से एक और बात जो मुझे लग रही है कि इस बार जिले को ध्यान में रख करके रखने की बजाय वो संसदीय क्षेत्र को ध्यान में रख करके कुछ निर्णय हो सकते हैं। जैसे विदिशा संसदीय क्षेत्र है, या छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है, या सागर संसदीय क्षेत्र है। तो मुझे जो लग रहा है कुछ निर्णय होगा तो संसदीय क्षेत्र को ध्यान में रख करके, जो प्रतिनिधित्व का किसी को हटाना भी है तब भी, किसी को लेना भी है तब भी, मैं समझता हूं उसको ध्यान में रख करके कुछ निर्णय होंगे। और इस बार स्वाभाविक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि नए लोग अगर लिए जाएंगे तो उसमें महिलाएं जरूर होगी, जनजातीय समाज से जरूर होगी, और SC से भी हो सकते हैं, लेकिन जनजातीय और महिला अवश्य होगी, और औसत युवा होगा। इसमें मुझे जो लग रहा है नए लोग जो नाम जो चर्चा में चल रहे हैं,
उनमें बहुत ज्यादा सीनियर लेवल के नाम उसमें एक आदि दिखता है, बाकी सारे के सारे युवा और नए दिखते हैं। तो अगर पहली बार के विधायक भी मंत्री बन जाए तो मनोज जी मुझे आश्चर्य इस बार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी चल रही है, खबरें आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ इस तरह का प्रयोग तो होगा जी। और लेकिन इसके एक और पीछे बात एक है वजह जी। और है मनोज जी, क्योंकि जो विधायकों से भी 4 साल का एक रोड मैप मांगा गया था कि भैया आपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किए, विधायक निधि से क्या काम किए, क्या क्या वहाँ की समस्याएं हैं। तो ये भी एक समीक्षा का विषय हो सकता है कि भाई जो बेहतर काम कर रहा होगा उस आधार पर उसको एक तरह से प्रमोशन दे दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी वजह हो सकती है। और अब पहली बार और दूसरी बार और तीसरी बार तो कुछ रह ही नहीं गया ना। जब पहली बार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मंत्री तो दूसरी बात है। जब पहली बार के विधायक को आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो फिर ये कोई फार्मूला नहीं रहा कि सीनियरिटी के आधार पर ही आप लेंगे, क्योंकि आपको यूथ पर भी फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि ये कोई फार्मूले में नहीं आएगा, पहली बार का नहीं बनेगा। हमने कमलनाथ का मंत्रिमंडल देखा, पहली बार के विधायकों को उन्होंने आपने तो सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया था ना, कोई राज्य मंत्री था ना कोई स्वतंत्र प्रभार। लेकिन शर्मा जी एक और चीज है ना कि अगर इंदौर की हम बात करें या भोपाल की हम बात करें, या ये ऐसे शहर हैं जो दशकों से बीजेपी के गढ़ हैं, लोकसभा की दृष्टि से भी देखकर विधानसभा मजबूत किले हैं, और यहाँ पर कोई जाति समीकरण काम नहीं करता कि आप जिसको टिकट दे दो वो चुनाव जीत जाता है। कि मराठी बहुत कम है इंदौर में, लेकिन हमने देखा कि सुमित्रा महाजन लगातार 10 बार सांसद रही हैं। हम सिंधियों की संख्या वहाँ देख लें, लेकिन शंकर ललवानी की हम बात करें, भोपाल में सुशील चंद्र वर्मा हो, कैलाश जोशी हो, आलोक शर्मा हो, और ऐसे शहरों से हमने 2-2 3-3 मंत्री हमने मंत्रिमंडल में देखे हैं, तो जिनसे ना जाति समीकरण सदरा है ना क्षेत्रीय समीकरण सदरा है। तो बेहतर हो कि फिर इसकी जगह ऐसे क्षेत्रों फोकस कर दिया जाए जब पार्टी को लगता है वो कमजोर है। जैसे मालवा का हिस्सा छोड़ दो तो निवाड़ की हम बात कर लें, या महाकौशल का जो आपने हिंट किया है, या विंध्य की हम बात कर लें। देखिए, मोटे तौर पर एक बात मनोज जी समझ लीजिए, भाजपा की दृष्टि से या भाजपा का जो पूर्व स्वरूप था जनसंघ, या जनसंघ से भी पहले हम संघ की दृष्टि से देखें तो ये जो पट्टी है निमाड़ से लेकर के मालवा की, ये बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग होकर के ये संगठन पर चलती है। वहां पर अगर आप देखें, क्योंकि संघ को भी अगर आप देखें तो 1932-34 से वहां पर संघ की एंट्री हो गई थी, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं विचार और संगठन वहां बहुत ज्यादा प्रभावी है। उसमें अगर किसी ऊपर से निर्णय ले लिया, मान लीजिए कि हम में से तीनों में से किसी का निर्णय ले लिया, तो बहुत ज्यादा विरोध बाहर नहीं होगा, सारा का सारा जो होता है। इसीलिए शंकर ललवानी भी और सुमित्रा महाजन भी और बहुत सारे लोग हम आसपास भी अगर देखें तो कई बार तो उन्होंने इंदौर से ले जाकर के कहीं दूसरी जगह से भी लड़ा दिया है, तो या दूसरी जगह से देखा कृष्ण मुरारी मोघे उदाहरण है। हाँ, निश्चित रूप से। तो वो क्योंकि वो वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप देखें मध्य भारत की स्थिति को देखें या विंध्य की स्थिति को देखें और बुंदेलखंड की स्थिति को देखें, यहाँ की स्थिति में फर्क आ रहा है। तो मुझे जो लग रहा है, ये मेरा अनुमान है कि मुझे जो लग रहा है कि इस बार जब नाम लेंगे ना, तो उसमें से 4-5 लोगों का एक समूह बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई संसदीय क्षेत्र है तो वहां का एक सांसद हो गया, एक संगठन का प्रभारी हो गया, 2 प्रदेश का महामंत्री हो गया, 3 या और वहां पर कोई और प्रभावशाली, जैसे मान लीजिए कि कहीं से कोई केंद्रीय मंत्री हो या कोई और प्रभावशाली नेता हो, तो ये 4-5 लोगों के समूह से एक पैनल जैसा बनेगा, 2 नाम का, 3 नाम का, 1 नाम का, और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा। इस बार मुझे जो लग रहा है, ऐसा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने कह दिया तो भाई मनोज जी हो गए या रमेश शर्मा हो गए या ब्रजेश हो गए, ऐसा नहीं होगा। या ये तो भाजपा में संभव ही नहीं है, आप तो हमसे बेहतर समझते हैं। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के ये जो 4-5 का समूह संसदीय क्षेत्र में जो बनेगा है, जो अंडरस्टैंडिंग लगभग बन गई है, मीडिया में भले ही नहीं आया हो, कागज पर बिल्कुल नहीं आया हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो 4-5 लोगों की बन गई है हर संसदीय क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ विधायकों के कार्य का आकलन वो लोग करेंगे, जिलाध्यक्ष भी हो सकता है उसमें, तो वो लोग जो आकलन करेंगे उस आधार पर, जैसे मान लीजिए 3 विधायक छांट लेंगे, उसमें उन 3 में फिर किसी का वीटो चलेगा। मान लीजिए विदिशा संसदीय क्षेत्र से 3 नाम आ गए, तो अब 3 नाम आ गए तो उसमें से एक आध नाम ऐसा है जिस पर वीटो लग जाए। जैसे मान लीजिए सागर संसदीय क्षेत्र से नाम आ गए, तो कुल मिलाकर के फिर उन 3 में से हो सकता है उस एकाधिक के लिए कोई बड़ा नेता अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले कि ये तो होना ही चाहिए। निश्चित रूप से ये होगा। ये हमने संसदीय टिकट में भी देखा कि वीटो चला है। अब अपन उसकी अलग से चर्चा कर लेंगे। वीटो चला है, विदिशा में भी चला है, भोपाल में भी चला है वीटो, सागर में भी वीटो चला है, तो होशंगाबाद में वीटो चला है। तो कुल मिलाकर के वो चले हैं वीटो। तो लेकिन वो वीटो तभी चला है जब पैनल में नाम आ गए थे।
ऐसा नहीं था कि पैनल से बाहर का सिलेक्शन नहीं है, वीटो भी चला है तो पैनल के आधार पर वीटो चला है, तो ठीक उसी प्रकार पैनल बनेगा, वो पैनल पर फिर वीटो चल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ हफ्ते 15 दिन में बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी जी। लेकिन ब्रजेश जी ये भी तो हो सकता है कि कई सारे जो खबरें आती हैं कि कई सारे जो मंत्रियों का नाराजगी की बात करें, तो हो सकता है उनके काउंटर के लिए उनके क्षेत्र में प्रतिद्वंदी खड़े कर दिए जाएं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों की लॉटरी लग सकती है जो लंबे समय से इंतजार में। जैसे बिंद की बात करें, हम रीति पाठक की हम बात करें कि पहले लगा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होगी, सांसद रही हैं, इसके बाद लगा कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष बन जाएंगी, हालांकि अभी घोषणा हुई नहीं है। महिला भी हैं, तेज तर्रार भी है, बिंदी से भी आती हैं। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर, लेकिन एक क्षेत्र में काउंटर खड़ा करने से नहीं, यदि किसी नेता की ज़्यादा नाराजगी है, उसके प्रति एक गुट बड़ा मजबूत हो रहा है, यदि आपने बिंद का ही उदाहरण ले लें तो राजेंद्र शुक्ला बनाम बाकी की हम बात कर लें तमाम लोगों की, तो कहीं ना कहीं आपको संतुलन साधना पड़ेगा। लेकिन ये तो देखना ही होगा कि 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन राजेंद्र शुक्ला को राधा सिंह का काम अच्छा नहीं हो सकता, उनको रिप्लेस कर दें। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि राजेंद्र शुक्ला का नेटवर्क बड़ा है, मजबूत है, और जितना ग्रोथ यदि बिंद में हुई है तो किसकी वजह से हुई? संघर्ष तो उन्होंने ही किया ना लगातार। तो यदि आप अपने छत्रपों को इस तरह से खत्म करेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो ऐसा हमने भोपाल में भी देखा है कि यदि गौर साहब हैं तो बाकी के लोग भी मंत्री हैं ना। भोपाल में अभी भी आप देखिए तो 2-2 मंत्री हैं आपके। बिल्कुल, कृष्णा गौर विश्वास है। तो वहां से संख्या बढ़ सकती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जितने वरिष्ठ हैं, जो छत्रप हैं, आप हम उदाहरण के तौर पर ले लें, यदि राजेंद्र शुक्ल को भी उसी श्रेणी में रखते हैं हम, जिस श्रेणी में हम कैलाश विजयवर्गीय को रखते हैं, जिस श्रेणी में हम प्रहलाद पटेल को रखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को रखते हैं, तो कुछ वरिष्ठ तो रहेंगे ही जो उस क्षेत्र में जिनका एक पकड़ है, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सीटें जीत जाते हैं, जो मजबूत वहां के किले हैं। तो ये किले ढहाने से जो कांग्रेस की दुर्गति होगी वैसी भाजपा की भी हो सकती है, क्योंकि आपने भेजा है तो उन्होंने अपनी ताकत लगाई है ना वहां। तो लेकिन आप वहां पे एक नेटवर्क ऐसा खड़ा कर सकते हो, जैसा आपने उदाहरण दिया कि राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ उस क्षेत्र का दूसरा भी नाम आ सकता है। इसी तरह आप इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर में 2-2 हैं, आप तुलसी सिलावट को खड़ा कर दिया। पावर बैलेंसिंग तो हो ही रही है ना आपकी। यदि हम देख रहे हैं इंदौर में तो पावर बैलेंसिंग आप कर ही रहे हैं, सीएम ने आपको वहां के प्रभारी मंत्री है, एक तरफ आप तुलसी सिलावट हैं, तो पावर बैलेंसिंग हो ही रही है ना बाकी जगह पे। तो ऐसी बैलेंसिंग आपको होगी निश्चित तौर पर, वो बिंद में भी होगी। बिंद में से आपको एक आध नाम आता दिखेगा, बड़ा नाम आता दिखेगा, जिससे बाकी का जो खेमा है, जो नाराज है, वो संतुष्ट हो सके, उनको भी लग सके कि हाँ कहीं और भी सुनवाई हो रही है हमारी। एक व्यक्ति के पास जाएंगे, वहां सुनवाई नहीं हो रही तो दूसरी जगह हम जा सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग आप जातीय समीकरण में भी होगी और ये क्षेत्रीय छत्रपों के समीकरण में भी होगी। हमने देखा है, अभी संगठन की बात है तो कैलाश विजयवर्गीय के पसंद के विपरीत भी आपने जिले में नियुक्ति की है ना आपने इंदौर में। बिल्कुल, तो आप वैसी नियुक्तियां होंगी ताकि बैलेंसिंग रहे आपकी। तो वो बैलेंसिंग तो रहेगी यहाँ पर, इसके साथ साथ जातीय समीकरण रहेंगे, इसके साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण रहेंगे, और आपको ये देखना होगा कि आप किस जाति के व्यक्ति को आप बना रहे हो तो उससे और क्या प्रभाव डाल सकते हो। खासकर आप देखिए कि यदि उप मुख्यमंत्री की अब बात करें तो क्या एक बड़ा चेहरा आदिवासी वर्ग से भी आ सकता है उसमें, कि इसमें से एक कम कर दिया जाए, मंत्रिमंडल में ले लिया जाए। उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक पद है ना, वैसे तो कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा है, उनको अधिकार भी कैबिनेट मंत्री के ही है। तो उस तरह से एक मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश होगी ताकि वो जाति आदिवासियों को खासकर फोकस कर रहे हैं तो नए वहां से चेहरे आ सकते हैं आपके, क्योंकि लगातार कुछ चेहरे हैं, उसके अलावा भी आपको नए आ सकते हैं। जैसे विजय शाह की हम बात करें तो उनकी जगह नया आ सकता है। यदि हम इनकी बात कर रहे हैं रायसेन जिले की पटेल की, तो उनकी जगह भी कोई आ सकता है, नरेंद्र शिवाजी पटेल की जगह। आप देखिए यदि विश्वास सारंग की हम बात करें तो विश्वास सारंग की जगह भी भोपाल में कोई नया नाम आ सकता है, रामेश्वर शर्मा आ सकता है। तो लगातार आप बनते जा रहे हो ना, तो आप बाकी के लोगों को मौका मिलेगा, तो इससे जो बाकी के जो विधायक हैं उनकी भी ये संभावना रहेगी, हमें भी बाद में चांस मिलेगा। तो ये कि उम्मीद जगाने की पार्टी में और नए चेहरों की तलाश कर एक मौका देने की बात भी रहेगी यहाँ पे। बिल्कुल, अब देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो विस्तार का शोर किसका चलेगा जोर, और भाजपा में जोर आजमाइश तो किसी की नहीं चलती, ये तो तय बात है, लेकिन क्या वो जोर जाति समीकरण के हिसाब से चल सकता है, क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से चल सकता है, या मुख्यमंत्री के साथ व्यक्तिगत समीकरणों के साथ, ये तो जब होगा तभी देखने को मिल पाएगा। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।